जी, आज का जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम क्यों कंट्रोल करते हैं। आपके सामने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि नंबर 1 पे डिज़ीज़ से बचने के लिए, डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बचते हैं। और उसके बाद हम फूड को स्पाइल होने से बचाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको स्पाइल होने से बचाते हैं। उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कंट्रोल करते हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। ये मेथड कौन कौन से हैं जिसके ज़रिए से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। लिखा हुआ है 2 मेथड हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 1 पे फिज़िकल मेथड है, नंबर 2 पे केमिकल मेथड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़िज़िकल मेथड क्या है। हम कहते हैं फ़िज़िकल मेथड जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, फ़िज़िकल मेथड, इसमें स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस है, इसमें जनरल टर्म यूज़ होती है स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस। हम कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिज़िकल एजेंट्स को यूज़ करके बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वी यूज़ फिज़िकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड एज स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस। कि हमने कहा स्टीरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ़िज़िकल एजेंट्स को यूज़ करके हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करें, उसको हम स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो फिज़िकल एजेंट्स कौन कौन से हैं? सवाल क्या पता होता है फिज़िकल एजेंट्स कौन कौन से हैं? हम कहते हैं स्टीम है, ड्राई हीट है, गैस फिल्ट्रेशन है, रेडिएशंस हैं, इसके अलावा हाई टेम्परेचर है। ये सारे के सारे क्या हैं? फिज़िकल एजेंट्स हैं जिनके ज़रिए से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई टेम्परेचर के ज़रिए से कैसे करते हैं। हम कहते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर 2 तरह की हीट यूज़ होती है, एक मॉइस्ट हीट और एक ड्राई हीट। बेसिकली मॉइस्ट हीट क्या करती है? कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। कोगुलेशन का मतलब, लफ्ज़ी मतलब ये है कि जम जाना, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोटीन के उसमें कैसे यूज़ हो रहा है कि उसको ये लॉक कर देती है, ठीक है। जो मॉइस्ट हीट है ये लॉक कर देती है प्रोटीन को, कोगुलेट कर देती है, तो उसकी वजह से प्रोटीन क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है। हम कहते हैं मॉइस्ट हीट क्या करती है? कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन करती है, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। ड्राई हीट क्या करती है कि जो माइक्रोब्स के अंदर केमिकल कंपोनेंट्स उसके मौजूद होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन कर देती है। जैसे ऑक्सीडेशन होती है तो उसके बाद बैक्टीरिया क्या होता है? किल हो जाता है, ठीक है। हमने 2 पढ़े पॉइंट, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन करती है, जबकि ड्राई हीट ऑक्सीडेशन कर देती है जो माइक्रोब्स के अंदर केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये कैसे बैक्टीरिया को कंट्रोल कर रही हैं। तो हम कहते हैं इसके अंदर जनरल गैमा रेज जो हैं जिनकी वेवलेंथ बिलो 300 नैनोमीटर है, वो हम कहते हैं उसको यूज़ कर रहे हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो हमने इसमें 2 पॉइंट पढ़े, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के अंदर मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट क्या करती है? कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन करती है, ड्राई हीट ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोब्स करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी वेव लेंथ बिलो 300 नैनोमीटर है, गैमा रेज, उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? माइक्रोब्स को किल करने के लिए। तो अब देखते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं कि जिनको अगर हम हीट दें तो वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उन कंपाउंड्स को, लिखा है हीट सेंसिटिव कंपाउंड, जैसा कि एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनको हम कैसे माइक्रोब इनमें से माइक्रोब फ्री करते हैं? तो हम कहते हैं इनको मेम्ब्रेन फिल्टर के ज़रिए से, एक ऐसा प्रोसेस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि मेम्ब्रेन फिल्टर के ज़रिए से हम इसमें से बैक्टीरिया को क्या करते हैं? फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स के अंदर। तो ये हमने फिज़िकल हमने ये पढ़ा है कि फ़िज़िकल कंट्रोल कैसे होता है। हम कहते हैं स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए से। स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? जिसमें हम फिज़िकल एजेंट्स के ज़रिए से क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और फिज़िकल एजेंट्स हमने देखे कौन कौन से हैं, तो हम कहते हैं उसके अंदर
स्टीम है, हीट है, हाई टेम्परेचर है, रेडिएशंस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फिजिकल एजेंट्स हैं। फिर हमने हाई टेम्परेचर को डिस्कस किया, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कस किया। अब जो हमने डिस्कस किया मेम्ब्रेन फिल्टर को डिस्कस किया है। तो आगे चलते हैं। हमने कहा केमिकल मेथड क्या है। हम कहते हैं तकरीबन 3 तरह के केमिकल मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर 1 पे एंटीसेप्टिक्स, नंबर 2 पे डिसइंफेक्टेंट्स, नंबर 3 पे कीमोथेराप्यूटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या फ़र्क है। हम कहते हैं दोनों के दोनों प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। हम कहते हैं एंटीसेप्टिक जो है हम लिविंग टिश्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, लिविंग टिश्यूज़ के लिए, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो हम नॉन लिविंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर हम कोई इंजेक्शन लगवाते हैं तो क्या होता है कि जब इंजेक्शन लगवाने से पहले वो एक कॉटन के ऊपर हल्के सी रुई से वो जगह साफ़ करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, बेसिकली वो एंटीसेप्टिक को यूज़ करते हैं ताकि कोई जो बैक्टीरिया हो यहाँ पे वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। डिसइंफेक्टेंट क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, हम ऑपरेट से पहले इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसे केमिकल के अंदर हम रखते हैं कि जिसमें से बैक्टीरिया इसमें से इंस्ट्रूमेंट से क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। वो होता है डिसइंफेक्टेंट। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि एंटीसेप्टिक जो है लिविंग टिश्यूज़ के लिए यूज़ होता है, जबकि डिसइंफेक्टेंट जो है नॉन लिविंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है। अब देखते हैं कीमोथेराप्यूटिक्स क्या है। कीमोथेराप्यूटिक्स बेसिकली हम कहते हैं कीमोथेराप्यूटिक्स एजेंट्स जो हैं ये हमारे जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उसके साथ वर्क करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये ऐसे हमने कहा एजेंट्स हैं कि ये हमारी बॉडी में जाएंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को ज़रा बूस्टअप करेंगे। जब हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा, हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा वर्क करेगा तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो जिस तरह हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, लिखा हुआ है सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ये कीमोथेराप्यूटिक्स ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे नेचुरल डिफेंस के साथ वर्क करते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को या कोई और माइक्रोब्स हो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। कीमोथेराप्यूटिक्स एजेंट्स वर्क विद नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आता है, सल्फोनामाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, वो लिखा हुआ है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको आमतौर पे देखने को मिलेंगी कि एक माइक्रोबिसिडल इफ़ेक्ट होता है, एक माइक्रोबिस्टेटिक इफ़ेक्ट होता है। ये 2 इफ़ेक्ट हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है। हम कहते हैं माइक्रोबिसिडल इफ़ेक्ट हम उसको कहते हैं कि जो माइक्रोब्स को किल कर दे, फौरी तौर पे माइक्रोब्स को किल कर दे। ऐसी मेडिसिन हमने खाई और उस मेडिसिन ने जाके माइक्रोब्स को फौरी तौर पे किल कर दिया, उस इफ़ेक्ट को हम कहेंगे माइक्रोबिसिडल इफ़ेक्ट। अच्छा, हमने मेडिसिन खाई और मेडिसिन ने जाकर क्या किया, जो पॉपुलेशन थी माइक्रोबियल पॉपुलेशन, ठीक है, उसकी ग्रोथ को जाके रोक दिया, इनहिबिट कर दिया, उसकी रिप्रोडक्शन को रोक दिया, उसको कहेंगे माइक्रोबिस्टेटिक इफ़ेक्ट। दोनों में फ़र्क है कि एक मेडिसिन खाई उसने जाके बैक्टीरिया को ही किल कर दिया, माइक्रोब्स को किल कर दिया, उस इफ़ेक्ट को कहेंगे माइक्रोबिसिडल इफ़ेक्ट, ठीक है। एक मेडिसिन खाई उसने जाके बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक दी, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन रोक दी, उसको कहेंगे माइक्रोबिस्टेटिक इफ़ेक्ट। देखो, माइक्रोबिसिडल इफ़ेक्ट कहते हैं माइक्रोबिसिडल इफ़ेक्ट इज़ वन, ये वो है दैट किल द माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स को किल करता है फौरी तौर पे, इमीडिएटली फौरी तौर पे किल कर देता है। माइक्रोबिस्टेटिक इफ़ेक्ट क्या है कि माइक्रोबिस्टेटिक जो है इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़, कि उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ जो सेल की है वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है। एंड मेंटेन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन एट कांस्टेंट साइज़, यानी उस माइक्रोबियल पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन रखेगा एक कांस्टेंट पे, वो ना बढ़ेगी ना कम होगी। ये सिर्फ ग्रोथ को रोकता है और रिप्रोडक्शन को रोक देता है। तो बेटा, ये जो आज हमने डिस्कस किया ना, ये हमने पढ़ा है कि हमने बैक्टीरिया को कैसे हमने कंट्रोल करना है। बैक्टीरिया को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखो, अगर हम किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो फौरी तौर पर एंटीबायोटिक्स लिखता है, क्यों? क्योंकि हम बैक्टीरिया को हमने कंट्रोल करना है।
अच्छा, लैब्स में चले जाएं, वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, क्यों? बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। तो हम कहते हैं बैक्टीरिया जो है ना हमारी लाइफ के अंदर हर जगह पे मौजूद है। लाइफ में क्या है, हर जगह पे मौजूद है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का, कि ये हमने जिस तरह प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है। फिर मेडिकल इम्पोर्टेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि तकरीबन 200 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ह्यूमन के अंदर डिजीज़ काज कर रही हैं। अब इन जो डिजीज़ काज कर रही हैं 200 स्पीशीज़ जो हमें पता है, अब वो बॉडी में कितना नुकसान पहुँचा रही हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये सारे के सारे मेथड आए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बैक्टीरिया को हम कंट्रोल करते हैं और मुख्तलिफ क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये हमारी लाइफ की बेहतरी, लाइफ में क्या लाए हैं, बेहतरी लाए हैं। ठीक है, तो ये जो मेन हमने पढ़े हैं, ये मेन पढ़े हैं कि जो हमारी लाइफ में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक्स भी यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जो है एंटीबायोटिक्स को भी हम यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ की बेहतरी के लिए हैं। तो ये कोशिश करनी है कि ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इनको ज़रा आपने ज़रा गौर से पढ़ना है, और ये हमारे जो लाइफ के अंदर भी क्या होती हैं, ये चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाअल्लाह बाकी जो होगा हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे।